अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में सिर्फ 3 खबरें शामिल होंगी। एक लाहौर हाई कोर्ट के जज के हवाले से है, DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और जवाब शिकवा जो आया PTI की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द अमल आया फ़ौज की तरफ से, उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज ने फिर इस चीज़ का इजहार किया कि एजेंसियों की मुदाखलत होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला भी आया, उस पर भी बात करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आज की जो पहली खबर है, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं शाहिद मुनीर साहब। इनके पास एक फ़ैसला लगा हुआ था स्मोक के हवाले से। उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स जो उनसे मरीम नवाज दे रही हैं तलबा को आसान इकसात पर, उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है, स्टे दे दिया है कि आप देना। अच्छा, इसमें जो इन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े किसी लतीफ़े से कम नहीं है। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये लड़कों को ये बाइक दी गई इलेक्ट्रिक बाइक, तो ये लड़कियों के कॉलेज के पास जाएंगे, उधर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे। अब ये जज साहब को शायद अपना बचपन याद आ गया, अपनी जवानी के दिन याद आ गए। पहली बात, जज का काम है कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ देना। अब इसमें कानून का कहीं अमल दखल नहीं है। ये जज जब एक पॉलिटिकल स्टेक बना रहा है अपना, इसको अगर इलेक्शन लड़ने का शौक है तो ये इस्तीफा दे, एक काउंसलर का इलेक्शन लड़े, MPA का लड़े, और फिर जिस तरह वो चाहता है तर्ज हुकूमत, उस तरह की तर्ज हुकूमत दे। अब जजेस का काम नहीं है कि हुकूमती मुदाखलात में इंटरवीन करे, और यही अब आज का मसला यही है कि मैंने ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक जुडिशल एक्टिविज्म है और एक मिलिट्री एक्टिविज्म है। ये दोनों सियासत पे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। ये दोनों इस वक्त स्टेक बने हुए हैं। ये दोनों चाहते हैं हमारी मर्जी से गवर्नमेंटें चले, और ये हो नहीं सकता। सियासतदान को सियासत करने दें, आपका काम है लोगों को इंसाफ दें। लोगों के और बड़े मसाइल हैं, लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं, बड़े कैदी नाहक जेलों में हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दें। आप इलेक्ट्रिक बाइक को छोड़ें, आपकी मेहरबानी है। आप इस तरह के फैसले ना करें। आप क्यों मुदाखलत करते हैं? आपको ज़्यादा शौक है, आपको सियासत का ज़्यादा पता है, तो फिर आप जो अपनी जजी छोड़ें और सियासत कर लें। खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान का आपने मजाक बनाया हुआ है। आपकी जो अदलिया है अदारा दुनिया में 139वें नंबर पे है, वो इन्हीं वजूहात की बना पर है। आपके अंदर से हुक्मरानी का कीड़ा निकल ही नहीं रहा। आप हुक्मरानों को बता रहे हैं कि क्या करना है, हर फैसले में आप टांग अड़ा रहे हैं। आप तैयार बैठे होते हैं कोई रिट है, एक तो ये रिट का कानून भी ना चेंज होना चाहिए। ये जिसका दिल करता है वो रिट लेके चला जाता है और अदालत उसके ऊपर मार्क्स दे के स्टे दे देती है। और इस तरह सियासतदान हुकूमत कर सकता है? एक सियासी पार्टी एक वोट लेके आती है और उसका ये राइट है कि वो अपने लोगों की खिदमत करे, उनको कोई इंसेंटिव्स दे, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आए, और अदालतें वहाँ पे स्टे ऑर्डर दे देती हैं। ये पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि 16 रुपए की रोटी इस्लामाबाद में नहीं बिकेगी। आप बाई एसोसिएशन से, नॉन बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात करें, ये आपका काम है। अगर सियासतदानों को भी आपने सियासत नहीं करने देनी, तो आप फिर ऐसा करें, अपना एक जज अदालत से निकाल के सियासतदानों को साथ बिठा दें। जो फैसला जब वो कर रहे हो तो उधर ही कह दें ये काम करना और ये नहीं करना। आप अपनी हदूद में रहें, सियासतदानों को अपनी हदूद में रहने दें। अगर आप इस तरह इंटरवीन करेंगे तो किस तरह ये हुकूमत चलेगी? अदालतों में चलेगी हुकूमत, अदालत फैसला करेगी कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। फिर सियासतदानों ने कौन से फैसले करने हैं वो भी लिख के दे दें कि आपने करना क्या है, आपके इख्तियारात क्या हैं। आप इख्तियारात से तजावुज करें जज साहब, आपको ये जेब नहीं देता। ये खबर 2 दिन पहले मेरे पास आई थी और मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने कहा यार क्या इस पर बात करें, ये लगता है कोई मजाक है। लेकिन ये जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये वाकई ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। शर्म का मुकाम है। आपके कोलीग्स आप पर हंस रहे होंगे कि आप ये किस किस्म के फैसले, किस किस्म के स्टे दे रहे हैं। हुकूमतों को कम से कम डिक्टेट ना करें। आपका ये मनसब नहीं है, आपका मैंडेट नहीं है। कानून की बात करें, अगर कानून के खिलाफ कानून कोई काम हो रहा है तो तब आप अपनी टांग अड़ाएं। अगर आपने सियासतदानों को सियासत ना करने दी तो फिर ये मुल्क फिर आप ही चलाएं।
आप अदालतों में बैठ कर भी फैसले करें कौन सी मरियम नवाज कोई स्कीम लेके आ सकती है, कौन सी नहीं, 10 लाख घर वो बना सकती है या नहीं। आपको अगर ये इमरानी वायरस आपके अंदर आ गया, आप चाहते नहीं है कि मरियम नवाज कामयाब हो, तो आप इस्तीफा दें और मरियम नवाज के मुकाबले में आप इलेक्शन लड़ें। लोगों ने जिनको वोट दिया ये उनका राइट है, ये कानूनी राइट भी है उनका कि वो उनके लिए इंसेंटिव दे सकते हैं। बाकी हुकूमतें भी ये काम करती रही कि मरियम नवाज कोई अनोखा काम नहीं कर रही। आज की दूसरी खबर DGI-SPR के हवाले से PTI ने बड़ी डिटेल एक उसका जवाब दिया जो DGI-SPR एक गद्दार है, इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया, इसने झूठे प्रोपेगेंडा किया, इल्ज़ामात लगाए हैं, और फिर उसके बाद वही पुरानी मौसीकी 8 फरवरी को ये हुआ, वो फार्म 47 पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मारती औरतें बच्चे, और एक और जो 25 के 27 लोगों का ये दावा करते हैं हमेशा कि हमारे मर गए 9 मई में, उनकी लिस्ट भी दे दे मुझे, मैं वो ढूंढ रहा हूँ वो लिस्ट किधर है, वो चेहरे किधर हैं जो मरे हैं 9 मई को PTI के, जो आप क्लेम करते हैं उनके जनाजे कहाँ पे हुए, वो लोग कौन थे, उनकी कोई लिस्ट होगी आपके पास, वो शाया करें, आज मीडिया में दें। मैं ये आपसे मुतालबा करता हूँ, मीडिया में दें, पता चले वो 9 मई के जो आपके विक्टिम थे वो किधर हैं। आप उल्टा कह रहे हैं हमारे लोग मरे हैं इस दहशत गर्दी में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कभी नाम देते हैं। अब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके जवाब में फौज ने जवाब दिया आपको। जो जनाब अहमद शरीफ साहब थे वो मेजर जनरल के ओहदे पे थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा दे दिया गया, उनकी अपग्रेड हो गया, वो प्रमोशन हो गई है। इसी तरह एक उमर बुखारिया और नायत हुसैन है, उनको भी ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल का प्रमोशन दी गई है। यहाँ पे जो एक गैर मामूली बात है मेरे लिए, जो उमर बुखारी हैं ये वही मेजर जनरल हैं जब मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया था कराची में, वो इंसिडेंट एक हुआ था आपको याद होगा, तब ये DG रेंजर थे उधर, इनकी भी तरक्की हुई है। मैंने कहा मैं आपको याद करवा दूं, शुक्रिया किसका अदा करना मुझे नहीं पता। बहरहाल जो 3 खबरें थी मेजर जनरल की, जो लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से इनकी प्रमोशन हुई है, उसमें अहमद शरीफ साहब भी है। तो फौज ने भरपूर जवाब दिया PTI के इस प्रोपेगेंडे का। उन्होंने जो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उनको एक पार्टी बनाने की कोशिश की। अच्छा, PTI का एक और एक नया एक ट्रेंड समझ लें, एक निकाला इन्होंने, पहले लान तान करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पोलिटिसाइज करते हैं, तजलील करते हैं, फिर उसके बाद पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं। ये अली मीन गंडापुर साहब ने भी उधर यही किया, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। उसने पाक एंड पे सारी तड़ियाँ तुड़ियाँ लगा के कि मैं गवर्नर हाउस पे भी कब्जा कर लूँगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में उसे पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। यानी कि ये एंड पे माफ़ी भी मांग लेते हैं। अब इस केस में भी इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम शोहदा की बड़ी तकरीम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके हमारे दिलों में उनके लिए बड़ा एहतराम है, पाक आर्मी की कुर्बानी है, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो इसके बाद मैं ये कहूँगा आप नहीं करते। PTI के जितने इस वक्त लीडरान हैं उनके लिए शायद ये बात डाइजेस्ट ना हो उनको, लेकिन आप नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आप इस तरह की बात ना करते। DG रेंजर फौज से अलहदा नहीं होता, DG रेंजर फौज का स्पोक पर्सन होता है, फौज की नब की बात कर रहा होता है। वो फौज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं वो दे रहा होता, अपनी कोई तहकीक नहीं बता रहा होता, वो पूरे इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे इदारे की बात कर रहा होता है। एज इट सेल्फ कोई अपना वो बयानिया लेके नहीं आया होता एजेंडा, वो दायरे की बात कर रहा होता है। ये अहमद शरीफ साहब के जो बुजुर्ग हैं, ये एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के फाउंडर्स मेंबर्स में से हैं, साइंटिस्ट थे वो। तो ये इस बंदे की कुर्बानी है पाक फौज के लिए, ये पाक फौज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपना कोई ज़ाती एजेंडा लेके नहीं आता कि उसकी इमरान खान साहब की कोई ज़ाती खुंदक नहीं है जो वो आके निकालता है। तो फौज ने तो इसका जवाब दिया है कि उसको उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया है,
اس کی سروسز کو اگنالج کیا، اس کے سٹانس کو، اس کی جتنی ڈیوٹی تھی فوج کے لیے اس کو اس کا پورا ثمر دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی اپنے صفوں میں پہلے اتحاد پیدا کرے، پہلے بیانیہ سیٹ کرے۔ آپ تو بھی اپنے آپ کو ہی نہیں سیٹ کر پا رہے، کبھی کسی کو، کبھی اب عارف علوی کو اب میدان میں نکالا ہے کہ وہ کریں گے مذاکرات، مروت صاحب کو اپنے فارغ کر دیا، شاندانہ گلزار کی بھی بات آ رہی ہے، وہ بھی وفد پارٹی ہوگی، ان کو بھی فارغ کیا گیا۔ تو آپ پہلے اپنی ٹیم بنائیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے پاس خود کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، آپ آئے دن فضول بیان لے کے آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کرتے ہیں۔ آج کی تیسری خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیلوں نے وہاں پہ کی ہڑتال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سارے کیس فارغ کر دی۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ میرے خیال سے، اور جو سائلین جن کے یہ کیس اڑے ہیں ان کو چاہیے وکیلوں سے پیسے واپس لیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ آئی ایس آئی کی مداخلت کی بات کرتے ہیں، آپ حکومتی مداخلت کی بات کرتے ہیں، آپ اندرونی مداخلت کی بات کرتے ہیں، میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ وکیلوں کی مداخلت ہے عدالتوں میں۔ جو بار اور بار کا جو صدر ہوتا ہے وہ اپنے بندے، اپنی مرضی کے وکیل، اپنی مرضی کے بینچ بنواتا ہے، اپنی مرضی کے کیس اپنی مرضی کے جج کے پاس لگواتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو پریشرائز کرتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرواتا ہے۔ یہ سب کرپشن یہ وکیل اور جج مل کے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن لڑکے آتے ہیں یہ سر انداز ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے باری باری فیسیں چارج کرتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے کہ اب عدالتوں کا بائیک آؤٹ کریں؟ آپ نے لوگوں سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں، پہلے آپ پیسے پکڑ کے پھر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ جب کیس کے لیے پیش نہیں ہوں گے اس وکٹم کا کیا بنے گا؟ اس وکٹم کی درخواست آگے چلی جاتی ہے، ڈیٹ پڑ جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے جو اس کو ڈیلے ہوتا ہے اس کے جسٹس میں، اس کے ذمہ داران آپ وکیل ہیں۔ تو آپ اپنی ذمہ داری دے رہے ہیں پوری؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ عدالتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آج ایک اور خبر جو کل آئی، جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں جو ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، انہوں نے ایک اور تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا پھر وہی آئی ایس آئی مداخلت کرتی ہے، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم تو غریب کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس سے دعائیں لیتے ہیں تو اس لیے ہم بیٹھے ہیں، ورنہ اس منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جج جو ان سا وہ رول گیا وہ اسی سٹانس پہ قائم ہے۔ تو طارق فاطمی صاحب، آپ اتنے ہی بل جبر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ چھوڑ دیں، آپ اتنی خدمت نہ کریں۔ یہ جو آپ ججی کے منصب پہ بیٹھ کے جو آپ کے فیصلے ہیں وہ شو تو نہیں کرتے کہ آپ بڑا انصاف کر رہے ہیں۔ اس نان روٹی کو آپ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا کہ 16 روپے کی روٹی، آپ کو زیادہ اگر فکر تھی تو آپ اس طرح کے فیصلے نہ دیں یہ جج۔ تو خدا کا خوف کریں، اگر آپ کو اندر واقعی کوئی درد دل ہے انسانیت کے لیے تو کوئی چیریٹی کا کام کریں۔ عدالتوں کے اندر جس طرح غریب آدمی رسوا ہو رہا ہے شاید ہی کوئی ہو رہا ہو۔ عمران خان صاحب کو جس طرح آپ نے ریلیف دیا ہے، کسی غریب آدمی کو آپ نے جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے بھی باہر نکالا کہ اس کا علاج کرنے کے لیے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا یا گورنمنٹ کے کسی ہاسپٹل میں گیا ہو، اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ دی ہو، اس کو 4 ملاقاتوں کی اجازت دی ہو۔ عمران خان صاحب تو بائی لا ایک نااہل بندہ ہے، وہ تو اپنی پارٹی کا سربراہ بھی نہیں ہے، وہ پارٹی کی میٹنگ سے ادھر کر رہا ہے، اس کو لوگ آ کے مل رہے ہیں، وہ فیصلے دے رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، پارٹی چلا رہا ہے۔ ایک مجرم جس کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے، 23 سے 27 سال اس کو قید ہے، وہ بندہ پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر میں ان پٹ دے رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے، لوگوں سازشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیر اثر ہیں تو آپ استعفیٰ دیں، باہر آ جائیں سسٹم سے۔ کس چیز کی آپ کو تکلیف ہے؟ کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ جج ہیں، آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اس کے خلاف توہین عدالت دیں، تو آپ پھر واقعی بے بس ہیں، آپ واقعی کسی کے زیر اثر ہیں۔ جج کو تو مضبوط ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کے جج ہیں، آپ کی نروز کس طرح کی ہیں، پھر آپ سوٹیبل نہیں ہیں اس منصب کے لیے۔
تو یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں. اس سے آپ کے رائے کا مجھے پتہ چلتا ہے. بہت شکریہ.